बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आजकल सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है और ख़ास तौर पे बैकडोर चैनल्स पे बहुत कुछ हो रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग जो हैं उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह की आज एक एक्टिविटी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी की और मीडिया पर्सन्स के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई ये हमें बताएंगी हमारी सीनियर एंकर पर्सन हैं मारिया मेमन, वो हमारे साथ हैं। और ख़ास तौर पे दो तीन चीज़ें वहाँ पे ज़ेर बहस रहीं। एक तो बशीर मेमन साबिक DGFIA, उनका इंटरव्यू, उनके इल्ज़ामात, उनका जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैसे दिया। उसके बाद चीनी स्कैंडल और कहा जा रहा था कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया है और शहजाद अकबर को तहकीकात से हटा दिया गया है। इसका जवाब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दिया। पहले मैं हमारे साथ मारिया मेमन हमारे साथ हैं, लेकिन पहले ज़रा कोशिश करूँगा कि बशीर मेमन साहब ने क्या क्या बातें की थी वो ज़रा सुनवा दीजिए। कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म और शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। वही फ़रूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। ये चीज़ें थी जी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, मारिया ज़रा बताएंगी? जी साबिर साहब, इस हवाले से बड़ी स्पेसिफिक गुफ्तगू हुई है वहाँ पे। पूछा ये मैंने उनसे कि भाई क्या आप लोगों ने ये जो बशीर मेमन साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें बड़े स्पेसिफिक उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। खान साहब की खुद कहा है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाने में उनको बुलाकर उनसे बाकायदा ये कहा गया, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर खान ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये लव बात है। मैंने कभी किसी पॉलिटिकल क़यादत के बारे में नहीं इनको कहा कि ये कोई केस बनाए। एक मरतबा कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, ये मैंने बात कही थी। ये रिकॉर्ड पे बात है, ये कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स निकाल के देख लें, इधर ये बात लिखी गई होगी। बाकी जो बहुत सारे और जो नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से तुम हमें मालूम है कि कानूनी तौर पे जो अगर कोई रास्ता है तो उसमें हम बशीर मेमन साहब को क्यों कहेंगे अगर ऐसा होगा भी। तो ये डज नॉट मेक सेंस कि इनको हम बुला के इनसे कहा जाएगा कि आप इस केस के ऊपर जो है कुछ हमारी मुआवनत कीजिए, ये केस बनाना है। तो कैटेगोरिकली उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। फिर हमने पूछा जी अब क्या लाए अमल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। इस पे उन्होंने कहा कि जो लॉ मिनिस्टर ने डेफेमेशन सूट किया है, जो शहजाद अकबर साहब कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली यही इसका रिस्पॉन्स होगा और यही इस वक्त जो है वो लाए अमल है, क्योंकि वो इनके एलिगेशंस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उनके नज़दीक ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, एक और भी बशीर मेमन साहब की गुफ्तगू है, वो भी सुने। उसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या रिस्पॉन्ड किया वो आपसे पूछते हैं। ज़रा सुनाइए जी बशीर मेमन साहब को। ख़ास तौर पे जो जोर था वो था मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा पे, शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज पे था, एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, फिर असलान इफ्तिखार साहब जो है हमारे जो चौधरी इफ्तिखार साहब के बेटे, फिर वो असफंद यार वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फलां को क्यों नहीं पकड़ते, फलां को पकड़ लो, फलां ने आज ये कहा है पकड़ लो। जी मारिया जी साबिर साहब, ये नाम सारे लेकर वहां पे पूछा गया था कि भाई आपने एहसन इकबाल साहब और जिनके मरियम साहिबा के बारे में वो जी कहा कि कोई तस्वीर थी तो टेररिज्म की कोई केस बनाया। ये सारे सवाल बड़े स्पेसिफिकली वहां नाम ले लेके पूछा गया। इसको सबको कैटेगोरिकली डिनाई किया। सिर्फ एक के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ऑन द रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ के बारे में तहकीकात करने का जरूर बोला है। इसके अलावा जो बाकी तमाम नाम है उस पे वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ऐसी कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई है। और ख्वाजा आसिफ का भी उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड पे है, आप देख लें, चेक कर लें जाके वो काबीना की मीटिंग के मिनट्स जो हैं। बाकी सबको कैटेगोरिकली एक नाम को उन्होंने डिनाई किया है इस मुलाकात के अंदर।
और काजी फायज ईसा साहब के बारे में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इस पे वजीर आजम क्या कहते हैं? इस पे बातचीत हुई है साबिर साहब, लेकिन जो बाकी मुलाकात में सिर्फ 2 चीजें हैं जिसको रिकॉर्ड पे हम ला सकते हैं। जो इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी वो ऑफ द रिकॉर्ड है। इसके बारे में ऑब्वियसली हुकूमत का एक ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना भी ओपिनियन है। इसके अलावा TLP पे भी बात हुई, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड है, उससे भी हुकूमत का अपना एक स्टांस है, एक ओपिनियन है। जो दूसरा इशू जिसपे हम ऑन द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं वो जहांगीर तरीन साहब का है, और ये भी फिर उनसे एम्फसाइज किया गया कि ये जो बशीर मेमन साहब और जहांगीर तरीन साहब तो बड़े अहम पॉलिटिकल ये हाई प्रोफाइल केस है, तो इस पे तो मौक़िफ़ ऑन द रिकॉर्ड आना ही चाहिए आपका। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है, जहांगीर तरीन साहब मेरे पुराने दोस्त थे, और लेकिन जो ये तहकीकात हैं ये ऐसे ही होंगी। जब स्पेसिफिकली मैंने उनसे पूछा कि बाहर आके राजा रियाज साहब ने इन सब ने इंप्रेशन दिया है कि आपने अश्योरेंस दी है कि शहजाद अकबर साहब भी साइडलाइन हो जाएंगे और ये जो डॉक्टर रिजवान है इनको हटा दिया गया है, आपने एश्योरेंस दी है, जिसके जवाब में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा ये गलत इंप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर रिजवान साहब भी काम कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि डॉक्टर अबू बकर खुदाबख्श साहब फिर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको एडिशनली इस टीम में लाया गया है, वो मुआवनत करेंगे, कोई अपनी जगह से नहीं हटा है। सिर्फ जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उनको हमने ये कहा है कि वो ऊपर से सुपरवाइज करें, हमें बताएं कि ये जो इन्फ्लुएंस की बात हो रही है इसके ऊपर मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताएं, लेकिन बाकी टीम बिल्कुल वैसे इंटैक्ट है। हमारे पास हमारी इत्तलात ये हैं कि फायज ईसा केस पे काफ़ी वो डिप्रेस भी हैं और गुस्से में भी हैं, और उन्होंने काफ़ी सख्त गुफ्तगू की है इस बारे में, और उन्होंने कहा कि अब ये मामला चूँकि जुडिशरी रिलेटेड है इसलिए ये ऑफ द रिकॉर्ड ही रखें। तो ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, इस पे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं हुकूमत के भी। ऑब्वियसली इसमें चूंकि एक सदारती रेफरेंस के थ्रू ये सारा मामला हुआ, तो ऑब्वियसली हुकूमत की पर्सनली इस पे जो है एक पोजीशन है जो कि ऑब्वियसली वो खुश नहीं है, जाहिर सी बात है, वो तो बड़ा प्रोमिनेंट आपको अंदाजा हो ही जाता है। लेकिन ज्यादा वो इस पे हम बात कर नहीं सकते क्योंकि स्पेसिफिकली कहा गया कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखें, लेकिन ये इत्तलात आपकी नहीं, वो आप ऑफ द रिकॉर्ड रखें। मैं सिर्फ हाँ या ना में आप सिर्फ हमारी सख्त मौक़िफ़ ठीक है। हाँ, और दूसरा ये है कि कोई फर्दर भी रेफरेंस फाइल किया जा सकता है, इस पे भी बात इसके बारे में कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया गया, इसमें बिल्कुल हिंट नहीं दिया गया। और दूसरा वजीर आज़म इमरान खान नाराज थे जो TLP के साथ एग्रीमेंट हुआ। नहीं जी, इस तरह से कुछ भी नहीं कोई इंप्रेशन दिया गया, लेकिन इसके बारे में हुकूमत की एक अपनी एक पॉलिसी है, इनकी एक अपनी एक इस पे सोच है, लेकिन ये कोई नाराजगी सच नहीं, उस पर कोई हमें मूड मिला, लेकिन बहरहाल इस पे भी गुफ्तगू हुई है, बट अगेन ऑफ द रिकॉर्ड। सो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज ऐड करना चाहें तो? बस रिलैक्स लगे, हमें लग नहीं रहा था कि किसी ओवरऑल ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर में है, खासतौर पे जब हमने बार बार बताया कि भाई 30-35 लोग 40 लोग जो हैं वो आपके सामने आपकी जमात के खड़े हो गए हैं, तो कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ तो आप अगर तो वो प्रेशर नहीं है तो फिर आई थिंक इज वेरी गुड एट हाइडिंग द प्रेशर, अगर कोई है भी या नहीं। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत जाती है तो जाए, ये तो नहीं हो सकता कि मैं कोई यहाँ पे कुछ लचक दिखाऊं। तो वो अदम एतमाद का सामना करेंगे या फिर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे, कोई ये बात भी हुई? इस पे बात नहीं हुई, इस मामले को ज्यादा प्रोब और इस एंगल से नहीं किया गया, ना ही कोई इससे सवाल हुआ, ना ही कोई इस पे खान साहब का कोई ओपिनियन था, लेकिन ये उन्होंने कहा कि भाई इस पे जो है बिल्कुल मेरे कोई ओपिनियन या कोई मौक़िफ़ में तब्दीली के बारे में कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं। चौधरी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? चौधरी साहब नहीं, पर आपका तो ये मतलब है कि 3 मार्च को जब इनको डिबैकल हुई है यूसुफ रजा की जीत के शक्ल में, और उसके बाद जो पै दर पै वाक़यात हुए हैं, सेनेट का इलेक्शन, ये जहांगीर तरीन के साथ एक हिस्सा पार्टी का जाके खड़ा हो गया, और आज इस लम्हे तक भी वो कह रहे हैं कि अगर हमें अदम एतमाद करना पड़ा किसी स्टेज पर तो हम उससे भी ग्रेज नहीं करेंगे। तो ये इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर का एतमाद, या आप कहते हैं बड़े रिलैक्स है, ही वॉज वेरी हैप्पी टू, और बड़ा कंपोज नजर आ रहे थे, तो उनका एतमाद किस चीज़ की दलालत करता है? जॉय साहब मैंने यही बात कही कि अगर तो कोई उन पे प्रेशर है, अगर तो कहीं ना कहीं वो कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने वो आया नहीं होने दिया है।
तो पता नहीं उसमें उनकी पर्सनल उनका ये हम कह सकें उनकी ये कैपेबिलिटी है या वो ही इज गुड एट हाइडिंग इट। लेकिन ऑब्वियसली जब अपनी जमात के 35 से 40 लोग आपको इस तरह से कन्फ्रंट करें आके और उस पर दबाव डालने की कोशिश करें, तो अच्छी हुकूमतें जो हैं उसके अंदर जरूर कोई ना कोई लर्जिश जरूर पैदा होती है। एटलीस्ट ये इंप्रेशन आज उनकी मुलाकात से हमें नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब कुछ और पूछेंगे या इजाजत चाहें? नहीं तो वो उनको जो फख्र है अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पर, वो भी एंकर पर्सन उसको शेयर करते हैं या नहीं? सर वो उसमें काफी कुछ जो अपनी जो 2.5 साल परफॉर्मेंस में ना निजाम की मजबूरियों की बात बहुत करते हैं। वो पहले भी ऑन दे चुके हैं, वो बहुत पब्लिकली भी बात कर चुके हैं, तो आज भी ये गुफ्तगू हुई है वहाँ पे कि भाई निजाम की मजबूरियां बहुत हैं, जो काम करने जाऊं तो पीछे से दूसरा जो ग्रुप है वो अंडरमाइन कर देता है। चूंकि ये बात वो पहले कर चुके हैं पब्लिकली, इससे मैं चले या कह देती हूँ आज भी इसी के ऊपर उन्होंने काफी जो है वो अपना इस पे उन्होंने एम्फसाइज किया। तो जी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आमदोरफ्त का सिलसिला ठीक है? अभी हमें तो ये इम्प्रेशन दिया गया है कि जी बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा है और बहुत फाल है और बहुत मौसर है। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया मेमन ये बत्ती वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एंकर पर्सन के साथ क्या गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा केस, बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू और जहांगीर तरीन साहब का फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 3 मौजू अहम तरीन थे। और अगला था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। 2 चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड रखी गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब चलते हैं जी कराची, क्योंकि एक अहम तरीन मार्का है और ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अभी तक अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ हैं जी कराची से हमारे नुमाइंदे जी। अभी चलते हैं, चौधरी साहब आपका क्या ख्याल है? अभी हमारे राफे जो हैं वो ज़रा तैयारी कर रहे हैं, ये बताएं कि आज अभी तक की जो इत्तलात हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए अच्छी हैं? ना वो अभी आ गई हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई वोटर ही नहीं निकला। 25 पोलिंग स्टेशनों पर मेरा ख्याल है 2500 वोट नहीं पड़ा, 3-4 हज़ार वोट निकला अभी तक। सही, तो चले राफे से पूछते हैं। यानी वोटर ही। राफे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर साहब। राफे भाई बताइए क्या सूरत हाल है अब तक की और कौन जीत रहा है? देखें साबिर साहब, इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं सूरत हाल बदलती जा रही है। क्योंकि टर्न आउट काफ़ी कम रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना भी था, गर्मी की शिद्दत भी रहा थी, वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल सके, टर्न आउट इंतहाई कम रहा। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं कई पोलिंग स्टेशंस में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल आगे हैं, तो कहीं पे टीएलपी के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पे मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो इस वक्त पहले नंबर पे चल रहे हैं। तो खासा रिजल्ट में जो है उतार चढ़ाव है। 17 पोलिंग स्टेशन का साबिर साहब अब तक रिजल्ट सामने आ चुका है और 17 पोलिंग स्टेशन में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो 1800 वोट के साथ इस वक्त पहले नंबर पे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे इस वक्त कालादम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार नज़ीर अहमद जो हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और तीसरे नंबर पर पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल की जो है वो पोजीशन नज़र आ रही है। अगर साबिर साहब आज पूरे पोलिंग की बात की जाए तो हमने देखा कि कई जगहों पे ज़ाब्ता अखलाक की हमें खिलाफ वर्दी नज़र आई, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 5 अरकान असम्बली को जो वो हल्का बदर करने के अहकाम जारी किए पुलिस हुक्काम को कि वो हल्के में आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। नून लीग के एक रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी थे, उनको जो है वो हल्का बदरी का जो है वो अहकाम जारी किए गए। तो दूसरी जानिब देखा गया कई पोलिंग स्टेशन पर मुसल्ला अफराद भी हमें नज़र आए और जो है वो कहीं पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल पेश नहीं आई। लेकिन जैसे गिनती शुरू हुई तो एक पोलिंग स्टेशन है 248, वहाँ पर जो है हमने देखा कुछ झगड़ा हुआ है और कुछ उम्मीदवार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर एहतजाज
आज भी हुआ। तो ओवरऑल अगर बात की जाए माजी में जो साबिर साहब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, फैसल वाडा ने एक भारी अक्सरियत हासिल की थी और उनके तकरीबन जो है वो 35,000 के करीब जो है वो वोट थे और शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पे थे। 700 वोटों का फ़र्क था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि लोगों ने जो है वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्नआउट कम होता है साबिर साहब, लोग कम वोट कास्ट होते हैं, लेकिन उस तरह से जो है वो वोट कास्ट नहीं हुए हैं और देखने में आ रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ा मार्जिन नज़र नहीं आ रहा और जो भी जीतेगा और जो भी दूसरे नंबर पर आएगा उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा साबिर साहब। अच्छा, ये बताएं कि टर्न आउट कितना रहा, कोई है आइडिया? देखिए साबिर साहब, इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई वादे तौर पर तो नहीं बताया है, लेकिन 8 से 10% जो है वो टर्न आउट बताया जा रहा है कि टोटल जो है वो 276 पोलिंग स्टेशन है और 3,39,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के में, लेकिन टर्न आउट जो है वो 8 से 10% रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकले हैं और इसकी दो ही वजह हो सकती हैं, या तो वोटर्स जो हैं जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं उनसे खुश नहीं है, या फिर माजी में जो यहाँ पर वोटर्स के साथ हो चुका है वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज भी साबिर साहब लोग पानी खरीद के पीते हैं। यहाँ पानी का आज भी मसला है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ पे खेलों के मैदान नहीं है, यहाँ लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात का सामना है, मंशियात फरोशी यहाँ पे सबसे अहम मसाइल हैं, सड़कों का इंतहाई बुरा हाल है। आज हम पूरा दिन फिरते रहे तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि बल्दिया टाउन की आवाम जो है वो कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही है। तो कन्वेंसिंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई, लोगों ने जलसे किए, रैलियाँ की, कॉर्नर मीटिंग की, लेकिन उस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। यही वजह है कि टर्न आउट भी जो है वो आज कम रहा है। फैसल वाडा साहब तो 1 लाख से ज्यादा वोट लेके यहाँ पे कामयाब हुए थे। नहीं साबिर साहब, ये जो है वो थोड़े से आदाद शुमार में फ़र्क है। फैसल वाडा साहब ने 2018 में यहाँ से तकरीबन 34,300 के 35,300 के करीब वोट लिए थे और उनके वोट जो है शहबाज शरीफ के वोट जो हैं वो 34,600 के करीब थे। तो 700 वोटों का जो है वो डिफरेंस था और उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि अब कालादम है वो तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो आगे चल रहे हैं और करीब जो है वो मुस्तफ़ा कमाल जो पीएसपी के उम्मीदवार हैं और पार्टी के सरबरा भी हैं वो भी उनके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो अब देखना यह है कि मुकाबला जो है वो कितना ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं यहाँ से अमजद आफरीदी, उनके जो है वो ज़्यादा वोट जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि कई पोलिंग स्टेशन पे वो दूसरे या तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो मिफ्ता इस्माइल अगर हम कहें और मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों के दरमियान जो हमें जो है वो मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया कि 17 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आए हैं, 276 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं, तो एक बड़े पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना बाकी है, तो मामला कहीं पे भी जा सकता है। बिल्कुल, और जो आपने 17 पोलिंग स्टेशंस का बताया है वो आपने पीटीआई तो इसमें कहीं भी नहीं है। पहले नंबर पे नवाज लीग है, दूसरी पे तहरीक लब्बैक है, तीसरे पे पीएसपी है, तो पीटीआई अभी तक 17 पोलिंग स्टेशनों में तो फारिग है। बिल्कुल साबिर साहब, अभी तक तो यही रिजल्ट सामने आया है कि 17 पोलिंग स्टेशन में 1800 के करीब वोट जो है मिफ्ता इस्माइल के हैं और उससे ही 1400 के करीब कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे और तीसरे नंबर पे पीएसपी है। अभी तक इन तीन पोजीशंस पे ना एमक्यूएम हमें कहीं नज़र आ रही है, ना हमें तहरीक इंसाफ कहीं नज़र आ रही है और ना ही हमें पीपल्स पार्टी कहीं नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे हल्के हैं, क्योंकि साबिर साहब इस हल्के की एक खासियत यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बिरादरियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कश्मीरी हैं, यहाँ पे सराइकी हैं, यहाँ पे ऐवान है, यहाँ पे पख्तून है, तो ये एक मुख्तलिफ बिरादरियों का लसानी गिरोहों का जो है वो ये हल्का है। तो अभी ऐसे बाकी हैं जहाँ से एक मजे की बात आपने ये बताई है कि 3 पार्टियां इस वक्त हुकूमत में हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है मरकज़ में, एमक्यूएम हुकूमत में है मरकज़ में, और तीसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सिंध में। ये तीनों उम्मीदवार पहली 3 पोजीशनों पे अभी हमें नज़र नहीं आए। 17 पोलिंग स्टेशन में साबिर साहब ये तीनों पार्टियां जो कि इक़्तिदार में हैं वो इस वक्त कहीं पे भी पहली से लेकर तीसरी पोजीशन पर नहीं है। मैंने एक बात अभी आपको बताई कि शायद लोग कम टर्नआउट इस वजह से कि शायद लोग जो हैं वो मायूस हो चुके हैं
कि अब वो इसलिए बाहर नहीं निकले हैं। यही वजह है कि वो नए लोगों को आजमा रहे हैं और नए लोगों को वोट दिया है। लेकिन अब देखना ये, मैंने आपको कहा कि एक बड़ा पॉकेट जो है वो बाकी है। अब रिजल्ट क्या होता है, ये चेंज भी हो सकता है। रिजल्ट हो सकता है कि अमजद आफरीदी जो है वो ज्यादा वोट ले लें और मिफ्ता इस्माइल जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएं। तो अभी बहुत से पॉकेट्स बाकी हैं, बहुत से ऐसे एरिया बाकी हैं जो कि पीटीआई के हल्के के हैं, जो कि एमक्यूएम के हल्के के हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के हल्के के, तो वहां के अभी रिजल्ट आना बाकी है। जब वो रिजल्ट पूरे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बता सकेंगे कौन सा पहली पोजीशन पे और कौन दूसरी पोजीशन। तो ये जो रिजल्ट तब्दील होगा ये गिनती की बुनियाद पे होगा? जी साबिर साहब, अभी तक तो गिनती की बुनियाद पर होगा और पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। फॉर्म 45 भी जो है वो दिए जाएंगे और ना ही कोई धुंध होगी और ना ही कोई जो है वो तो वो जो 45 का फॉर्म है वो तो अभी पीएसपी वाले दिखा रहे थे, उस पर तो एडवांस दस्तखत करवा लिए। जी हाँ, ये एक केस सामने आया था साबिर साहब के पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं हसन साबिर, उनको शिकायत मिली थी उनके पोलिंग एजेंट्स की जानिब से कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने साइन करवा लिया फॉर्म 45 पर और दोपहर के 2 बज रहे थे और अभी पोलिंग जारी थी कि पोलिंग रुक गई और उन्होंने साइन करवा लिए। तो वो वहाँ पे पहुँचे हैं, एहतजाज किया है और उसे फिर वो साइन जो है वो वापस हुए हैं, उन फॉर्म 45 को फाड़ दिया गया। तो ये भी चीज़ सामने आई है, ये उनका इल्ज़ाम था। जबकि जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो सामने तो नहीं आया, लेकिन वो जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई साइन नहीं करवाए हैं और पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। तो लेकिन हमने फुटेज में देखा कि उस पर फॉर्म 45 पे साइन हुए थे। ये एक शिकायत सामने आई थी, लेकिन जो दीगर सियासी पार्टियां हैं वो इत्मीनान का इजहार कर रही हैं कि उन्हें फॉर्म 45 की वसूली के हवाले से या फिर कोई धांधली के हवाले से अभी तक कोई शिकायत नहीं है और तमाम सियासी पार्टियां जो वो इस वक्त मुतमईन हैं कि पोलिंग का अमल भी पुरअमन तरीके से हुआ है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है और अब इस वक्त काउंटिंग भी जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये अभी तक तमाम सियासी पार्टियां कबूल भी करेंगी। चौधरी साहब, नहीं, इसका मतलब एक तो पोलिंग ही कोई नहीं। अगर ये कह रहे हैं 10-15% पोलिंग होगा तो फिर तो ये इलेक्शन ही जो है कालंद करार देना चाहिए। इतना लो लेवल का पोलिंग जो है वो, वैसे तो इलेक्शन कराना नहीं चाहिए था, माफ़ करना। कोरोना की सूरत हाल में और रोज़ों में इतनी कौन सी क़यामत आ जाती है अगर 2-4 महीने इलेक्शन और बाकी भी पोस्टपोन करने चाहिए। मुझे नहीं पता, नहीं हर शख्स जो है यहाँ, हर अदारा जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं यही जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो आज फिर ये इलेक्शन, अब किसी को 500 निकल रहे, किसी 4, तमाम पार्टियां उसमें घुसी हुई हैं इस हल्के में। ये तो आखिर में ही पता चलेगा कि किसके पल्ले में क्या आया। तो राफे, जाते जाते आप मुबारकबाद किसको देना चाहेंगे अंदाजे की बुनियाद पे? साबिर साहब, हम तो रिपोर्ट कर सकते हैं, मुबारकबाद तो किसी को नहीं दे सकते। लेकिन मैं क्योंकि सुबह से हल्के में हूं और मैंने चीज़ों को देखा है, यहाँ पर लोगों का मूड भी देखा है कि उन्होंने वोट जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक किसको डाला होगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक साबिर साहब, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल, इनके दरमियान मुकाबला सख्त होगा और हो सकता है कि जीत जो है वो मिफ्ता इस्माइल की हो जाए, क्योंकि कई ऐसे हल्के हैं जहां से मुफ्ता इस्माइल को जो है वो अंदाजे के बरक्स जो है वो वोट मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे पॉकेट ऐसे भी हैं जहां पे उर्दू स्पीकिंग आबादी नहीं है, लेकिन उस आबादी से मुस्तफ़ा कमाल को भी वोट मिल रहा है। वो नून लीग के इलाके समझे जाते हैं, पॉकेट समझे जाते हैं, वहां से मुस्तफ़ा कमाल को भी वोट पड़ रहा है। तो मैंने आपको ये कहा कि अभी कुछ भी कहना जो है वो कबलत वक्त है। अब जब 276 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही हम मुबारकबाद देंगे। बहुत बहुत मुबारक है आपको, आपने रिपोर्ट किया और दी। तो सूरत हाल ये है कि जो अब तक की इतलात हैं और जो राफे ने मूड बताया लोगों का, वो ये कि लोग हुकूमत से आवाज़ार हैं। हुकूमत से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत से मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत से मुराद MQM। तो देखते हैं आगे जाके कुछ भी हो सकता है, नतीजा क्या निकलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, ये मुस्लिम लीग नवाज़ का जो पोलिंग सेल है, वहाँ पे इलेक्शन सेल इलेक्शन 249 का कराची से, उनके मुताबिक अब तक 42 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ 3644, पीपल्स पार्टी 1336, TLP 809, PTI 763,
ये वो बता रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। जब नताइज आएंगे तो ये ज़ुबैर साहब ने हमें भेजा, तो हमने कहा ज़रा शामिल कर लें। आगे सूरत हाल है जी कोरोना की, बहुत ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि सियासत होती रहती है, पॉलिटिक्स पे बातें होती रहती हैं, लेकिन जो कोरोना है वो इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है। और पड़ोसी मुल्क भारत का जो हाल है वो हमारे सामने है। वहाँ पे जो आलमी ज़राया अबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़कों पर लाशें हैं, लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई है या फिर ब्लैक में मिल रही है। और उसके बाद अगला है कि गाड़ियों में लोग अपने मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, घरों पे, और मुसलमानों ने वहाँ पे मसाजिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। मंदिर हज़ारों की तादाद में हैं लेकिन बंद कर दिए गए हैं। तो शमशान घाट वहाँ पे 24 आवर्स बग़ैर किसी ब्रेक के मुसलसल लाशें, यानी कि चिता जलाने का जो उनकी मजहबी अक़ीदा है उनके मुताबिक चिताएँ जलाई जा रही हैं, डेड बॉडीज चलाई जा रही हैं, और किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर ही लॉकडाउन है। और वो जो कश्मीर में हमने देखा था वो उससे भी बदतरीन लॉकडाउन इस वक्त रियासत इंडिया को उसका सामना है। मोस्टली तमाम कंट्रीज़ ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं, फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल कर दी है, ना कोई आ रहा है और ना कोई जा रहा है। और अमेरिका की तरफ से वैक्सीन मांगी गई थी अमेरिका से, वो भी उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरियात के ज़्यादा होंगी तो देंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। इस वक्त आलमी इदारा सेहत की आपने रिपोर्ट में, एक और रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक इदारे की एक रिपोर्ट है वो शेयर करता हूँ आपसे। इस वक्त लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुंच गई। जो ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है। अगर ये शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। दुआ ये है कि हम बच जाएं लॉकडाउन से। जी चौधरी साहब, लाहौर में आप बैठे हैं और लाहौर 22% से ज़्यादा हो गया है। नहीं, यहाँ बहुत बुरी हालत है, लेकिन अफसोस ये है कि लोगों पर असर ही कोई नहीं, कि लोग मर रहे हैं, लोग अस्पताल में जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन के लाले पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर्स के लाले पड़े हुए हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, सारा कुछ है, बदतरीन सूरत हाल है। मौज मेला, मौज मस्ती, केयर फ्री, जिधर जाओ सैकड़ों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, ना मास्क पहना हुआ है ना। अब पुलिस और फौज आए तो उस वक्त अफरा तफरी में कोई पहन लें या कुछ चार कुछ जुर्माने दे दो, ये तो कोई बात, ये तो होना चाहिए था कि यहाँ तो हू का आलम नज़र आना चाहिए कि कर्फ्यू की सूरत हाल हो, लोगों को एहसास हो कि भाई नेक्स्ट डोर जो है हिंदुस्तान में, वो आपने अभी फिगर्स बताए नहीं कि हिंदुस्तान में 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का तो 4 लाख आ रहा है कि इतने बंदे रोज 4 लाख डेली, 4 लाख इंडिया में डेली है सर इस वक्त पॉजिटिव केस आ रहा है। और मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल जो है उनका 4000 डेली की डेथ है, लेकिन अमरीकी और बरतानवी और यूरोपियन ज़राया ब्लाग, इवन ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये 5 गुना तादाद ज़्यादा है इससे जो ऑफिशियली बताई जा रही है। मैं यही कहना चाहता, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि ये ग्रॉसली अंडर रिपोर्टिंग है। जी हाँ, यानी ना पूरी कायक बताए जा रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने सड़कों पर जलाए जा रहे हैं और कितने जो है वो, और कितने लाख उनमें इजाफा हो रहा है डेली। आप देख लें कि पिछले 15 दिन में यानी जो फिगर्स इनके इकट्ठे कर लें तो उससे 1 करोड़ बंदा बन जाता है। इंडिया इस वक्त बहुत खौफ, इंडिया इस वक्त टॉप 5 में है और हम उसके पड़ोस में बैठे हैं। इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है, अमेरिका को भी क्रॉस कर गया, इस वक्त वो पहले नंबर पे आ गया है इस बदतरीन सूरत हाल में। और 12 से 15 हज़ार डेली लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि शमशान घाट में पहले तो लकड़ी वो खुद देते थे जलाने के लिए, अब वो टोकन दे रहे हैं, डेड बॉडी को रख लेते हैं, टोकन देते हैं कि आप अपनी लकड़ियां लेके आएं, लकड़ियां लेके आएंगे तो 2 दिन बाद आपकी बारी आएगी
आपकी चिता को जलाया जाएगा, जो भी आप लेके आए हैं डेड बॉडी। तो ये है इस वक्त सिचुएशन। लेकिन एक और उससे भी खतरनाक रिपोर्ट, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि ये गलत हो और हम कुछ सबक सीखें। यह है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के हेल्थ मैट्रिक्स और तशखीसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। वो कहते हैं जी, भारत में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में केसेस में इजाफे के नतीजे में दुनिया भर में वायरस से मुतासर अफराद की एक दिन में तादाद 1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। उस अंदाजे के मुताबिक 1 अगस्त तक पाकिस्तान में यौमिया केसेस 2,40,000 और अमवात यौमिया 28,000 तक पहुंच सकती हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अल्लाह ताला से रहम की दुआ करनी चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि ये फिगर गलत साबित हों, और ये गलत साबित हो सकते हैं अगर हम अपने आप को मोहतात कर लें, SOPs पे अमल करें, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। उस तरफ भी लोग नहीं जा रहे। वैक्सीनेशन वाफर मिकदार में मौजूद है और गवर्नमेंट फ्री दे रही है, हर शहर में दे रही है, हर छोटे बड़े शहर में, तो ये करवानी चाहिए। इनमें से जी 5,000 वो कहते हैं, अब आगे इसी तहकीकाती इदारे ने, जो हेल्थ साइंसी से मुताल्लिक है, अमरीकी इदारा, वो ये कहता है कि 5,000 से ज़्यादा अमवात सिंध में खदशा है, पंजाब में 12,000 का खदशा है, खैबर पख्तूनख्वा में 6,978 का खदशा है, बलूचिस्तान में 796, गिलगित बल्तिस्तान 115, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1,088 और इस्लामाबाद में भी कोई 1,500 अमवात का खदशा मौजूद है। और ये वो इदारा है चौधरी साहब जो जुलाई 2020 में इस इंस्टीट्यूट ने पेशगोई की थी कि नवंबर 2020 तक अमेरिका में कोविड अमवात जो हैं वो 2 लाख से तजावुज़ कर सकती हैं, और ये पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। और अब अमेरिका में अमवात की तादाद 5,72,000 पौने 6 लाख हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोज़ाना अमवात की तादाद मई के वस्त में बढ़कर 13,000 यौमिया तक बढ़ सकती है, जो कि इस वक्त भी इतनी है जो आज़ाद ज़राए कह रहे हैं। और रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में वायरस के शिकार अफराद की असल तादाद 30 गुना ज़्यादा और ये 50 करोड़ तक हो सकती है। तो ये है सिचुएशन। तो हम सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये कहेंगे, लेकिन यहाँ मैं दोबारा कह रहा हूँ, अवाम की सतह पर बेनियाजी, हुकाम की सतह बेइज्जती और कोई सिस्टम नहीं है। मैं कहता हूँ आपको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, इनका ये हालत रही तो। बिल्कुल सही है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जो माजी में वेव आई थी जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। 25 अप्रैल तक अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज होंगे पाकिस्तान में। आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज होंगे। हमें जो मुश्किल पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर जी पिछली दफ़ा तो हम बच गए थे, लेकिन इस बार प्रेशर आ चुका है और इस वक्त हंगामी बुनियादों पे कोशिश की जा रही है कि जो कराची का स्टील मिल प्लांट जो है वो, उसका ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू किया जाए और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा महफूज की जाए, ना सिर्फ हमारे काम आए बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी भेजी जा सके। तो चौधरी साहब, ये लोगों को अकल कब आएगी, क्यों नहीं समझ रहे? वो लाइटली ले रहे हैं। अगर जो मर गया या जिसको हो गया, कोरोना हो गया, जो खानदान पड़ा हुआ हम, अब मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, चलो जी छोड़ो, वेखी जाएगी। जड़ी रात कब्र च आनी वो बाहर नहीं आ सकती। भाई ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने ज़रूर कोरोना के ज़रिए मरना है ताकि कोई जनाजा भी ना पढ़ सके। हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि आबादी वाले जो है मर्द, उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ते, तो कोई फौत हुआ है तो उनकी बच्चियां जो है वो लाश उठा के लेके जा रही हैं। ऐसा ही है खौफ। You want this kind of situation? तो देखते हैं हम। लेकिन एक दफा बाकायदा वार्निंग तो देनी पड़ेगी साबर शाकिर साहब, चौधरी साहब, हम कि तो ये करो और ये ना करो। अगर नहीं करोगे तो इसके नतीजे में हमें ये करना पड़ेगा। चौधरी साहब, हम तो बता सकते हैं, गवर्नमेंट भी बता रही है, मीडिया भी आपको बता रहा है। आप नहीं, ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है। अब गवर्नमेंट क्या करे, ये आर्मी तक तो आ गई है ग्राउंड पे। आर्टिकल 245 के तहत इस वक्त अफवाज मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, NCOC जो है वो 24 घंटे काम कर रहा है।
आपको वैक्सीनेशन के लिए कायल किया जा रहा है, SOPs बताए जा रहे हैं और मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। अब ये एक अच्छी बात है कि 2 दिन से 1 लाख से तजावुज़ कर गई हमारी वैक्सीनेशन का प्रोसेस, और आज भी 3 बोइंग तैयारे आए हैं लेके वैक्सीन लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। अब पब्लिक को चाहिए, चौधरी साहब, पब्लिक जो है वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर मार्केट से जाना बाज नहीं आती, तो इसमें फिर गवर्नमेंट का या हमारा क्या कसूर हो सकता है? ये खुद उनको फैसला करना है कि अपने आप जाना है या फिर अपने आप को किसी अजाब में मुब्तला करना है। अल्लाह हम सब पर रहम करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक और ख़बर, बहुत ही अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे। एक तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं 7 मई को। जो असल बात है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके साथ होंगे, आला सतह का वफद भी उनके साथ होगा। इस दौरे की दावत मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने दी है और मुलाकात होगी किंग सलमान से भी और दीगर अहम अथॉरिटीज़ के साथ भी। उससे पहले एक और अच्छी खबर ये आई कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में जो कशीदगी थी वो अब ख़त्म होती जा रही है और बराह रास्त दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत शुरू हो चुकी है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बगदाद में ये आला हुक्काम के मुलाकात हुई थी सऊदी अरब और ईरान की, और उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात की तरफ इशारा भी किया और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। सुनाइए जी। ये बात तो तय है कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ईरान के साथ अच्छे और नुमाया ताल्लुकात हों। हम ईरान के साथ मुश्किल मामलात नहीं चाहते। इसके बरक्स हम खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। सऊदी अरब के ईरान में और ईरानियों के सऊदी अरब में मफादात हैं। खुशहाली और तरक्की जो खित्ते और पूरी दुनिया के लिए हो। मसला ये है कि हम उनकी तरफ से मनफी रवैये का सामना करते हैं, चाहे वो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, खित्ते के चंद मुल्कों में गैर कानूनी जंगजुओं की पुष्ट पनाही करना हो या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो। हम खित्ते में अपने पार्टनर्स और दुनिया के साथ इन मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है हम इन मसाइल पर काबू पा लेंगे। ईरान के साथ मज़बूत और अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे जिससे हर एक को फ़ायदा होगा। चौधरी साहब, ये तो एक बहुत ब्रेकिंग खबर है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सैंडविच बन जाया करता था और अब मेरा ख्याल है ईरान को भी थोड़ा सा एहसास है और सऊदी अरब को भी हो चुका है कि ये जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए एक जो अस्करियत पसंदों की इमदाद की जाती है, ख़ास तौर पे हौसी बागियों की जो ईरान कर रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा और कोई सुख का सांस आएगा? नहीं साबिर शाकिर साहब, असल में जो बड़े वाक़यात हैं वो ये हैं कि रूस और चीन की शक्ल में ये नई रियलिटीज़ हैं, बड़ी ताकतें उभर के सामने आई हैं और उन्होंने अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया पर या जो उनकी डिक्टेशन चल रही थी वन साइडेड, उसमें बड़े हद तक कमी आ गई है। और अब सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो, सबको ये पता चल गया है कि अमेरिका अपनी मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए इनको जो पपट और मोरे इस्तेमाल कर रहा था वो अब काम नहीं चलना, तो लिहाजा बेहतर है कि अपने मेरिट्स पर अपने ताल्लुकात ठीक किया जाए। इसी वजह से आपको पता है, पूरी तरह जानते हैं, ये जो लगब बातें करते हैं यानी बेसलेस एलिजा कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया। ओ भाई, हिंदुस्तान ने कहा है कि हमने बातचीत करनी है और कश्मीर में सारी बातें करनी है और उनके साथ जो रगड़ा उनको मिला, जो उन्होंने हमला किया और उसको पसपाई हासिल हुई। तो साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.